हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निमांश क्लासेस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टैंडर्ड हम करने वाले हैं बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है। सिमिलर चीज़ें आपको थ्रू आउट देखने मिलेंगी। तो तो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ऐसे 250 दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लॉ एंड रेगुलेशंस का क्या रोल होता है इन द ऑडिट, तो वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको पहले मैंने 4 मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, जिसमें से पहला है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। सेकंड इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर विद कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। थर्ड है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंडिकेटर्स कंसिडर्ड बाय ऑडिटर फॉर नॉन कंप्लायंस, कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम इस स्टैंडर्ड में बात करने वाले हैं और उसमें फिर ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस, रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ एन एंटिटी, कि क्या मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। तो इसमें मैंने 7 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें से पहला है मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला ये हो गया कि हम ऐसे प्रोसीजर्स बनाएंगे एंटिटी में जिससे सारे कंप्लायंसेस रिगार्डिंग लॉ एंड रेगुलेशंस, सारे कंप्लायंसेस हमारे होते रहें, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, और उसको फिर हम मॉनिटर भी करते रहेंगे कि जो हमने प्रोसीजर्स बनाए हैं दैट आर गोइंग थ्रू दैट और नॉट। सेकेंड पॉइंट हो गया डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे फिर उसको पब्लिसाइज करेंगे एंड उसको हम ये मॉनिटर भी करेंगे कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एंटिटी बनाती है अपने एंटिटी के अंदर ही, जो भी वो चाहती है कि किस जो भी मैनेजमेंट है या एम्प्लॉइज हैं, वो हुएवर द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द एंटिटी, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड है इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स हम एप्रोप्रिएट बनाएंगे सो दैट जो भी कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो, बेसिकली सारे रूल्स एंड लॉज सारे फॉलो होते रहें, जो भी हमसे गवर्नमेंट के थ्रू हम तक हैं, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे ऊपर जो भी लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं वो सब हम कंप्लाई करते रहें। फोर्थ पॉइंट इसमें है हमारा ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct। तो जो भी हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, एम्प्लॉइज जो है उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये भी हम इंश्योर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा है मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू डिसिप्लिन एम्प्लॉइज हु फेल टू कंप्लाई। तो हम उनको मॉनिटर भी करेंगे कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और अगर इन केस नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे, सो दैट उनको आगे इस चीज़ का बढ़ावा ना मिले कि हाँ दे आर वेरी लाइट ऑन दैट, हम ये कर सकते हैं, दे विल नॉट टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अस। तो हम इजीली उसको अनफॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर रहे हम जो भी लॉ हमारे ऊपर लग रहा है। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है इंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो मोस्टली क्या होता है, मैनेजमेंट को नहीं पता सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, तो दे हायर सम पर्सन्स जो भी उसमें एक्सपर्टीज होती है, जिसको भी टू मेंटेन दैट थिंग कि एंटिटी में सारे लॉ एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। And the seventh point in the management responsibility is maintaining a register of law and regulation with which entity has to comply। तो एक रजिस्टर मैनेजमेंट बनाएगा जिसमें वो ये लिखेगा कि क्या क्या कौन कौन से लॉज हैं जो उस पर्टिकुलर एंटिटी पे एप्लीकेबल हैं एंड वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो दीज आर द 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट जो उसको फॉलो करनी है टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। अब मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है हिज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एंड कंप्लायंस बाय एंटिटी विद दैट फ्रेमवर्क। तो व्हाट डज दैट मीन, काफ़ी जल्दी मैंने बोल दिया, बढ़िया। इन सिंपल लैंग्वेज की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेसिकली कि वो जो भी एंटिटी में जिस भी एंटिटी का वो ऑडिटर है वहाँ वो गया है तो उसका वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क को समझे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरत उनको है, वो सब का वो एक ओवरव्यू लेगा कि क्या क्या एक्चुअली में उस पर लॉ लग रहे हैं, एंड फिर वो आगे उसमें इंश्योर करेगा कि वो हो रहे हैं फॉलो या नहीं। तो सेकंड पॉइंट इसमें है हमारा ही शैल ऑल्सो परफॉर्म audit procedures to identify any non-compliance that might have material effect on financial statements।
तो वही कि जो पहले तो वो जाके एंटिटी में ये देख रहा है कि कौन कौन से लॉ हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, क्या क्या कौन सा लॉ उस एंटिटी पे एप्लीकेबल है। फिर वो जाके उसमें वहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स ये कर रहा है कि कोई भी नॉन कंप्लाइंस तो नहीं है। अगर नॉन कंप्लाइंस है इन दैट केस तो वो पहले मैनेजमेंट को इंक्वायरी करेगा, फिर इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेलिवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो पहले तो वो मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, सेकेंडली वो इंस्पेक्ट करेगा कि कौन कौन से रेगुलेटर्स, कौन कौन सा लाइसेंस है, उस सबको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें थर्ड जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences regarding compliance with law and regulation that have direct effect on determination of material amount and disclosures in financial statements। तो इन सिंपल लैंग्वेज सिंपली हर उसका मतलब ये है कि उसका काम ये है कि वो जाएगा, देखेगा वहां पे कि क्या क्या उसमें एप्लीकेबल लॉज हैं और वो सब वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा। तो उसी को हमने अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस इकट्ठा करेगा कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका क्या इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो ऑब्जर्व करेगा। फोर्थ पॉइंट इसमें जो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑब्टेन written representation that all instances of non-compliance or suspected non-compliance has been disclosed to the auditor। तो वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेगा मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से कि जो भी नॉन कंप्लायंस है वो आप हमें रिटन में दीजिए कि वो आप अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई ऑडिटर की। नाउ हमारा इसमें थर्ड मेजर पॉइंट था कि रिपोर्टिंग जो ऑडिटर करेगा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टूवर्ड्स टीसीडब्ल्यूजी एंड टूवर्ड्स द ऑडिट रिपोर्ट। तो टूवर्ड्स टीसीडब्ल्यूजी में हम होगा कि मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस दैट कम्स टू ऑडिटर अटेंशन। तो वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को जो भी उसको पता चल रहा है वहां पे जाके कि क्या नॉन कंप्लायंस हो रहा है। एंड इन केस उसको पता चलता है कि टीसीडब्ल्यूजी भी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी नॉन कंप्लायंस है उसमें टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है, तो वो हायर मैनेजमेंट के पास जाएगा। और अगर वहां पे कोई हायर मैनेजमेंट नहीं है तो वो ये कंसीडर करेगा कि उसने क्या करना चाहिए आगे जाके, तो वो एक लीगल एडवाइस भी लेगा कि क्या करे वो आगे। अगर टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है और उनके ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं है तो वो किसको कंप्लेन करे बेसिकली, या किसको ये बताए कि आपकी इस एंटिटी में नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। तो ये तो हो गया टूवर्ड्स द टीसीडब्ल्यूजी। एंड टूवर्ड्स नाउ द ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट में वो 2 चीजें हैं, अगर मटेरियल है उसका इफेक्ट, और दूसरा है नॉन अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड। तो अगर मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाइड कर देगा। नेक्स्ट जो है अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज। तो अब जैसे जब पता चला कि कुछ भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट जो है उसको फोर्स कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगा सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को आगे ना ऑब्जर्व कर पाए, ना और कोई एविडेंस इकट्ठा कर पाए। तो उस केस में फिर क्या करेगा ऑडिटर, वो जो है या तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर दे देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, या फिर वो देखेगा कि क्या करना चाहिए उसको। अगर उसको लग रहा है कि उसको इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए तो वो विड्रॉ कर लेगा, अदरवाइज वो ऊपर रेगुलेटर्स को बता देगा। तो ये हो गया हमारा ऑडिटर का क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें फोर्थ मेजर पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट है इस स्टैंडर्ड का, वो है इंडिकेटर्स कंसिडर्ड बाय ऑडिटर्स। क्या इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए दैट विल मेक हिम इंश्योर कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। तो इसको भी मैंने 10-11 पॉइंट्स में किया है। तो एक्चुअली पॉइंट्स में इजी होता है याद करना, इसीलिए आई ट्राई कि मैं पॉइंट्स में आपको देती जाऊँ सो दैट आप एक उस पॉइंट में पर्टिकुलर वर्ड उठा के उसको याद कर सकें एंड फिर आप उसको एग्जाम में आराम से उसको लिख सकते हैं। तो यस, पहला इंडिकेटर हमारा है इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी बॉडीज। तो क्या इन्वेस्टिगेशन कभी किसी रेगुलेटरी बॉडी ने की है, मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज बोले तो कभी कोई रेड पड़ी है, अगर एंटिटी पे कोई भी उन पे रेड पड़ी है तो वो एक नॉन कंप्लायंस का मेजर इंडिकेटर हो सकता है। सेकंड है पेमेंट ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, कोई उन पे कभी फाइन या पेनल्टी लगी है या नहीं। नेक्स्ट है अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, तो कोई भी ऐसा पेमेंट कैश में हो रहा है जिसका पूरा उनके पास डिटेल नहीं है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, यूजुअली वो नहीं करते हैं ऐसा कुछ, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा इसमें क्या है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है अनयूजुअल पेमेंट टूवर्ड्स लीगल फीस, की कोई भी लीगल फीस में, अब ये हो सकता है कि हमने लाइसेंस उनसे लिया था जो हमें नहीं मिला, फिर हमने दोबारा अप्लाई किया तो उसमें वो अनयूजुअल हो गया ट्रांजेक्शन। तो पहले वो क्यों
अप्रूव नहीं हुआ, उस सब के बारे में फिर हम डिटेल ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट है एक्सेसिव सेल्स कमीशन पेड। तो वही कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसी का एग्जाम्पल है ये भी, एक्सेसिव सेल्स कमीशन पेड। नेक्स्ट है पेमेंट्स फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज और एम्प्लॉयज। तो अगर लोन कोई भी रिलेटेड पार्टी को या एम्प्लॉय को दिया जा रहा है और जिसके बारे में कोई भी फुल डिटेल नहीं दिया हुआ है तो भी हम कंसिडर करेंगे कि वाई इज दैट। नेक्स्ट पॉइंट है परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज एट हायर और लोअर देन द नॉर्मल रेट इन मार्केट। तो ये भी एक फ्रॉड, आप बेसिकली कह सकते हैं ये एक फ्रॉड और एरर का भी एक इंडिकेटर है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो हायर और लोअर देन द नॉर्मल रेट हो रहा है, सेल्स और परचेज, वॉट एवर द केस। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया हुआ है एंटिटी ने एंड वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वाई इज दैट। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है या कुछ फ्रॉड और एरर का कहीं पे स्कोप है। फिर इसमें नेक्स्ट है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। तो कभी जैसे एम्प्लॉयज ने या कोई भी उसने मैनेजमेंट से ऑथराइज नहीं कराया और उसको मतलब बेसिकली उसके पास पावर नहीं दी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने की, बट उसने वो कर दिया, तो वो भी एक नॉन कंप्लायंस ही है। फिर नेक्स्ट है एडवर्स मीडिया कमेंट। तो कभी मीडिया में आपका नाम खराब तो नहीं हुआ है, कुछ ऐसा कमेंट मीडिया ने आपकी एंटिटी के खिलाफ बोला हो जिससे कुछ एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो क्यों हुआ है उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट्स मेड इन टैक्स हेवन कंट्रीज। तो टैक्स हेवन कंट्रीज बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे मिनिमम टैक्स लेवी होता है या फिर नो टैक्स होता है। कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता या बहुत ही कम रेट पे देना पड़ता है, तो दोज आर कॉल्ड टैक्स हेवन कंट्रीज। तो अगर आप उसमें पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसका कंप्लायंस लॉ का फॉलो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यस गाइज, दैट इज ऑल फॉर दिस स्टैंडर्ड। इसमें बस यही है पढ़ने के लिए। बेसिकली इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो जिसको भी मैंने सब पॉइंट्स में किया हुआ है, तो आप सब पॉइंट्स का एक कीवर्ड याद करके रख लेंगे तो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मैं इसको एक छोटा सा समराइज भी आपको कर देती हूँ। तो हमने 4 मेजर पॉइंट्स जो इसमें पढ़े, जो हमारा स्टैंडर्ड है कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें 4 मेजर पॉइंट थे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द रिपोर्टिंग एंड इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द ऑडिटर। तो 4 ये मेजर पॉइंट्स थे। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि वो पहले कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं वो ये मॉनिटर करेंगे, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही वो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि नहीं हो रहा है, इंश्योर करेंगे। फिर नेक्स्ट था कोई भी अगर मैनेजमेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए तो वो एक्सपर्ट्स को हायर कर लेंगे कि वो उनका ऑब्जर्व करते रहें, पूरा देखते रहें कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन उन पे एप्लीकेबल है तो वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए वो एक्सपर्ट्स को हायर कर लेंगे। नेक्स्ट है कि वो मैनेजमेंट एक रजिस्टर बनाएगी लॉ एंड रेगुलेशन की, कौन कौन से एप्लीकेबल लॉज हैं जो उस एंटिटी पे पर्टिकुलर पे लगते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने 4 मेन पॉइंट्स पढ़े थे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले तो वो उनका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क समझेगा कि कौन कौन से लॉज उन पे एंटिटी पे लगते हैं। फिर वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा टू इंश्योर कि सारे जो भी हैं वो कंप्लायंस हो रहे हैं लॉ एंड रेगुलेशंस या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा। फिर था हमारा कि ऑडिटर जो है एविडेंसेस इकट्ठा करेगा जहाँ पे उसको लग रहा है, जहाँ पे उसको डाउट है कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, नॉन कंप्लायंस है, तो वहाँ पे वो एविडेंसेस इकट्ठा करेगा एंड फिर वो ऊपर की मैनेजमेंट को बताएगा। फिर लास्ट पॉइंट था इसमें कि फिर वो मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा कि जो भी मुझे नॉन कंप्लायंस आपकी एंटिटी में दिखा है वो सब आप डिस्क्लोज करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ द मैटर। तो रिपोर्टिंग में वो क्या करेगा, पहले तो वो TCWG से कम्युनिकेट करेगा। अगर TCWG भी इनकेस इन्वॉल्व है तो फिर वो उसको हायर रेगुलेटरी को बताएगा या वो देखेगा कि वो क्या कर सकता है। तो उसमें क्या होगा कि वो या तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देगा, या फिर अगर मैनेजमेंट जो है उस पर लिमिटेशंस लगा रही है, उसको आगे काम अच्छे से नहीं करने दे रही है, तो फिर वो जो है आगे ऊपर रेगुलेटर्स को बता देगा या फिर वो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन देके अपना विड्रॉ कर लेगा। नेक्स्ट इसमें था हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। इंडिकेटर्स में था कि कभी कोई आप पे फाइन और पेनल्टी तो नहीं लगी, कभी आपकी कोई आप एंटिटी पे कभी कोई रेट तो नहीं पड़ी है, कभी मीडिया ने कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं किया है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई अनयूजुअल फीस आपने पे की है, कोई टैक्स हेवन कंट्रीज में आपने पेमेंट किया है, कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किसी आपने ट्रांजेक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है,
तो ये सारे जो भी हैं वो इंडिकेटर्स हैं कि नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, तो इसके ऊपर भी ऑडिटर जो है काम करेगा और देखेगा, उसके ऊपर वो एविडेंसेस इकट्ठा करेगा। अगर वो मटेरियल है तो उस हिसाब से अपना ओपिनियन देगा, अगर इमटेरियल है अवॉइड कर सकते हैं तो वो उस हिसाब से अपना ओपिनियन देगा। तो यस गाइज, दैट इज ऑल फॉर दिस स्टैंडर्ड। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड बहुत ईजी लगा हो और अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, so that जब भी मैं नया वीडियो आपको डालूं आपको पता चलता रहे, and press that bell button for that. So yeah, see you in my next video. Till then, bye bye.